नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच। उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश के साथ एक चुनाव की। इसलिए आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से होगा कितना बड़ा बदलाव और इसकी राह में क्या क्या है रुकावट। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे मोदी सरकार इस क्रांतिकारी फैसले को लागू करेगी। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर इस देश में जब आजादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा थी, तो इस परंपरा को किसने तोड़ा। आज हम आपको बताएंगे इतिहास का वो पूरा सच जिसमें लोकतंत्र के मसीहा पंडित नेहरू ने कैसे अपनी बेटी इंदिरा गांधी की बात मानकर तोड़ दिया था देश का चुनावी चक्र। तो आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर पीएम मोदी कश्मीर में क्यों उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पाकिस्तान वाला है। आखिर कश्मीर के चुनावों में कैसे हो गई है पाकिस्तान की एंट्री, और पाकिस्तान में पाकिस्तान को क्यों अच्छा लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोस्ती। जानेंगे इसकी इनसाइड स्टोरी। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में कही थी। शायद तब किसी को भी मोदी सरकार की इस गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन सिर्फ अगले 4 साल के अंदर आज वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,626 पन्नों की रिपोर्ट आ चुकी है। और इतना ही नहीं, इसे अगले शीतकालीन सत्र में पेश करने की भी तैयारी है। दरअसल ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारतीय चुनावों में बदलाव के लिए क्रांतिकारी कदम है। हमारे देश में हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते ही हैं। इससे बार बार आचार संहिता लगती है। अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों को जुटाना पड़ता है। एक तरह से पूरी व्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक ठप पड़ जाती है। इतना ही नहीं, अलग अलग चुनाव होने से अरबों खरबों रुपए का खर्चा होता है और इसमें सरकारी खजाने का पैसा खर्च होता है, और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी खर्चा बढ़ जाता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने हमेशा एक साथ चुनाव कराने की परिकल्पना की थी, लेकिन यह भी सच है कि एक साथ चुनाव कराने पर कोई बहस नहीं, क्योंकि यही हमारे आगे बढ़ने का तरीका था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को पूरी बेरहमी से उखाड़ दिया जाएगा और देश के किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव कराने को ये देश मजबूर हो जाएगा। आज पूरा सच में हम वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बताएंगे, इसकी राह कितनी मुश्किल है इस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही जानेंगे भारतीय चुनावों का वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से इस देश में हर साल कई चुनाव की गलत परंपरा शुरू हो गई। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं और विपक्ष के सवाल भी अपनी जगह। इसमें कोई शक नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन कई ऐसी चुनौती भी हैं जिन्हें देश के फायदे के लिए मात हमें देना ही होगी। समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो एक देश एक चुनाव पर तैयार की गई है। इसमें 62 पॉलिटिकल पार्टीज की राय मांगी थी। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने इस पर विचार का समर्थन किया और 15 ने विरोध किया, और 15 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। समर्थन करने वालों में जो खास दल हैं उनमें बीजेपी के अलावा AIADMK, आजसू, अपना दल, असम गण परिषद, BJD, LGP, JDU, मिजो नेशनल फ्रंट, NDPP, शिवसेना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, RPI अठावले महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की तमिल मनीला कांग्रेस M, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी समेत ऐसे 32 दल हैं जो इस रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का
समर्थन कर रहे हैं। वहीं इसका विरोध करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों की लिस्ट भी देख लेते हैं। इसमें कांग्रेस तो है ही, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई और सीपीएम दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, एआईयूडीएफ असम की पार्टी शामिल है, एआईएएमआईएम ओबीसी की पार्टी शामिल है, नगा पीपुल्स फ्रंट, एमडीएम के समेत 15 दल हैं। करीब करीब इंडी अलायंस के ही ज़्यादातर ये दल हैं जो इस समिति के सामने कह चुके हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत नहीं है। वहीं जिन लोगों ने इस मामले में कोई अपनी राय नहीं रखी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें है बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, आरजेडी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, आरएलडी और आईयूएमएल। तो ये दल जो हैं जो कोई राय नहीं रख रहे हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि समिति के सामने अपनी राय नहीं रखने वाले कई दल अब इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। वहीं कई दल अपने रुख में बदलाव भी कर रहे हैं। बीएसपी ने अपने रुख में बदलाव करते हुए अब एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। आइए सुनते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर किसने क्या कहा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये लोगों के लिए, जनता के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी है। I think we need to think more deeply about it before we comment. Let's see the bill. The people of India must have faith that government is taking the best decisions to strengthen and deepen our democracy. दरअसल ये भाजपा की रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन। हम दोनों ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ सारा गठबंधन जो है दिल्ली में इसके खिलाफ बात करेगा, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का जो चरित्र है, समाजवादी पार्टी और ऐसी पार्टियों का उनका चरित्र है वन पार्टी वन परिवार, आज वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन एक लैंडमार्क कदम है हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में। इससे देश का फायदा होगा, देश के संसाधन बचेंगे। The one nation, one election proposal is a thesis in centralism and is the antithesis of decentralization. तो ये तो ही राजनेताओं की बात, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी उच्च स्तरीय समिति का कहना है कि बार बार चुनाव होने से अनिश्चितता, अस्थिरता का माहौल देश में बना रहता है, जबकि एक साथ चुनाव करवाने से शासन में यानी सरकार में स्थिरता आएगी, प्रशासन में स्थिरता आएगी, साथ ही निवेश की वृद्धि होगी और सरकारी खर्चे में भी कमी आएगी। इतना ही नहीं, एक साथ चुनाव करवाने से मतदाताओं की यानी वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ऐसे कई आंकड़े इस कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए हैं। वहीं पूरा सच में हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव लागू हो गया तो इसके फायदे क्या होंगे, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो अलग अलग चुनाव होने से सरकारी खजाने पर जो एक्स्ट्रा बोझ, अतिरिक्त बोझ पड़ता है, साथ ही इसमें अगर राजनीतिक दलों का खर्चा भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों में विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव होंगे साथ साथ ये सारे चुनाव, तो उनके चुनाव के लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा और चुनावी खर्चा काफ़ी तौर कह सकते हैं कि घट जाएगा। इसका दूसरा फायदा ये है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही उस पूरे क्षेत्र में या उस पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी चुनावी मोड में चले जाते हैं और आम लोगों के कामकाज अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। और बार बार चुनाव होने से इस स्थिति का सामना बार बार करना पड़ता है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन से बार बार लगने वाली आचार संहिता से मुक्ति मिल जाएगी। और इसका तीसरा फायदा भी सुन लीजिए, आदर्श आचार संहिता लागू होने से जो नीतिगत फैसले होते हैं, जो सरकार बड़े फैसले लेने वाली होती है, उसमें रुकावट आती है और विकास कार्यों पर एक तरह से ब्रेक लग जाता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से 5 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा और बाकी समय
ये काम विकास का कार्य तेजी से चलता रहेगा क्योंकि आचार संहिता लगी नहीं रहेगी। वहीं चौथा फायदा, चुनावों में कर्मचारियों सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती से उनकी जो मूल ड्यूटी है, जो बेसिक उनका जो काम है, वो काम प्रभावित होता है और उस पर भी असर पड़ता है। ऐसे में चुनाव में बार बार लगने वाली ड्यूटी से उन्हें निजात मिल जाएगी। वो उन काम पर बड़ा फोकस कर पाएंगे जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, उसको वो प्रभावी तरीके से निभा सकेंगे। और हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए टीचर्स और सरकारी कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका काम भी प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती से आम जनजीवन पर भी असर पड़ता है। और इसका पांचवा फायदा वन नेशन वन इलेक्शन का ये है कि इससे चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा क्योंकि बार बार होने वाले चुनावों से मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता का भाव पैदा होता है। वहीं वोट डालने के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए बार बार काम छोड़कर अपने इलाके में जाना भी मुमकिन नहीं हो पाता है, जिससे मतदान प्रतिशत घटता है, जैसा हमने 2024 के चुनावों के अंदर भी देखा था। लेकिन एक साथ सभी चुनाव होने से मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ेगी और ये लोकतंत्र की सच्ची जीत होगी। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद जब पहले चुनाव 1951-52 में हुए, तब लोकसभा और राज्यसभा की जो राज्य की जो विधानसभा चुनाव जो थे वो एक साथ होते थे और तब से ये माना गया कि ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। कम से कम दूसरे आम चुनाव में भी यही परंपरा चलती रही। 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए, लेकिन इसके बाद 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के एक तानाशाही फैसले की वजह से एक साथ चुनाव कराने की जो स्वस्थ परंपरा थी वो टूट गई। वैसे इस देश में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों के मुताबिक हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश के किसी राज्य में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का श्रेय भी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ऐसा ही एक राज्य था केरल। तो आइए लोकतंत्र का चीरहरण का जिसका सीधा संबंध वन नेशन वन इलेक्शन से है, उसका पूरा सच अब हम आपको बताते हैं। तो ये बात 1957 की है। केरल के विधानसभा चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी को जीत मिली थी और इसके नेता नंबूदरी-पाद इसके मुख्यमंत्री बने थे सरकार के। खास बात यह है कि पूरी दुनिया में पहली बार कोई कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीतकर या यूं कहें कि लोकतंत्र के रास्ते सत्ता में आई थी। और इसके 2 साल बाद 1959 में जो केरल के मुख्यमंत्री नंबूदरी-पाद थे, उन्होंने शिक्षा सुधारों को लेकर वो एक बिल लेकर आए, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल जो केरल के थे उनके टीचरों की सैलरी बढ़ाई जानी थी और स्कूल का जो मैनेजमेंट था उसको दुरुस्त करने का प्रावधान इस बिल में था। केरल में ज़्यादातर बड़े स्कूल नायर सर्विस सोसाइटी या कैथोलिक चर्च चलाते थे उस दौर में। इन लोगों ने इस बिल के विरोध में केरल की नंबूदरी-पाद सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ दिया और तब तक इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी थी। उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन किया और बार बार केरल का दौरा कर इस आंदोलन को और भी भड़काने का काम किया। कांग्रेस को इस आंदोलन में केरल की जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका भी साथ मिल रहा था। सोचिए, देश का बंटवारा करने वाली पार्टी के साथ कांग्रेस ने आज़ादी के महज 12 साल बाद ही हाथ मिला लिया था। इसी साल यानी 1959 22 जून को प्रधानमंत्री नेहरू खुद केरल पहुंचे और नंबूदरी-पाद जो सीएम थे उनसे मुलाकात की और उनसे इस्तीफा देने को कहा, लेकिन नंबूदरी-पाद ने नेहरू को साफ साफ इनकार कर दिया, उनके सामने ना बोल दिया। और इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर यह दबाव बनाया कि केरल की नंबूदरी-पाद सरकार को बर्खास्त कर केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के दबाव में लोकतंत्र के मसीहा कहे जाने वाले नेहरू ने 31 जुलाई 1959 को केरल की चुनी हुई नंबूदरी-पाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस फैसले का विरोध करते हुए नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, जो राहुल गांधी के दादा होते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को फासिस्ट कहा था। आरोप तो ये तक है कि वामपंथी नंबूदरी-पाद की सरकार गिराने में उस वक्त की अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की भी एक भूमिका थी और ये खुलासा
किया था 1959 में भारत में उस समय के जो अमेरिका के राजदूत थे एल्सबर्ट बंकर ने। बंकर पर लिखी पुस्तक ग्लोबल ट्रबल शूटर वियतनाम हॉक में बंकर के हवाले से, बंकर के एक इंटरव्यू के हवाले से खुलासा किया गया है कि CIA ने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के माध्यम से पैसा पहुंचाकर केरल के इस आंदोलन को, सरकारी विरोधी आंदोलन को भड़काया था, जिसके बाद नंबूदिरीपाद की चुनी हुई सरकार गिर गई। और इसका नतीजा यह हुआ कि 1960 में केरल में फिर से विधानसभा चुनाव करवाए गए और इसी के साथ इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा टूटने की बड़े पैमाने पर शुरुआत हो गई। और अब आपको यह तय करना है, ये सब सुनने के बाद, कि इस परंपरा को तोड़ने वाले लोग कौन थे। हालांकि इसके पहले 1955 में भी आंध्रा स्टेट जो होता था उसमें भी विधानसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि इसमें कांग्रेस की सरकार को ने अपना बहुमत खो दिया था। लेकिन केरल में नेहरू और इंदिरा गांधी ने जो किया था उसके बाद तो इस देश के राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का एक लंबा दौर चल पड़ा, जिसका सीधा असर पड़ा वन नेशन वन इलेक्शन पर। और दरअसल राष्ट्रपति शासन की वजह से राज्यों में जल्दी जल्दी चुनाव होने लगे, जिससे एक साथ चुनाव कराने का जो चक्र था, जो एक सिस्टम बना हुआ था, वो पूरी तरह से टूट गया। 1960 के दशक में, अगर हम उसकी 1960 से लेकर 1970 की बात करें, 10 साल की बात करें तो 5 राज्यों में 3 चुनाव हुए, मतलब 5 राज्यों में 3 बार चुनाव हुए। और ये राज्य थे बिहार, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इसके बाद 1970 के दशक में आते हैं। ये अगले 10 सालों में, 70 के दशक के 10 सालों में 14 राज्यों में 3 बार चुनाव हुए। और यहां तक कि 1970 से 1980 के बीच उड़ीसा में 4 बार चुनाव करवा लिए गए। 1980 के दशक में 5 राज्यों में 2 बार से ज्यादा चुनाव हुए। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस दौर में किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया और राज्यों को चुनावों में धकेला। इस दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 51 बार 51 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र के मसीहा, इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। मोरारजी देसाई ने 17 बार और चौधरी चरण सिंह ने 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। वहीं राजीव गांधी के शासन में पूरे 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और वीपी सिंह के शासन में 2 बार और चंद्रशेखर की सरकार में 5 बार राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर आजादी के बाद से सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने 88 बार राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया है। तो यह था पूरा सच कि किस तरह से राज्यों में चुनावी चक्र टूटता चला गया। लेकिन अब हम आपको पूरा सच बताते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव जो हर 5 साल पर होते थे उसका चक्र आखिर कैसे टूटा और किसने ये किया। देखिए, देश के पहले आम चुनाव जो थे वो 1952 में हुए, फिर इसके बाद 5 साल बाद 1957 में दूसरे चुनाव हो गए, फिर 1962 में तीसरा आम चुनाव और चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में। यहां तक सब ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं थी। लोकसभा का हर चुनाव जो था वो 5 साल के अंतर पर हो रहा था। लेकिन 5वां आम चुनाव जो 1972 में होने वाला था उसे 1 साल पहले ही 1971 में करवा लिया गया। और यह फैसला लिया था आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने, जो उस समय देश की प्रधानमंत्री होती थी। इंदिरा गांधी ने चुनावी चक्र तोड़ने का यह फैसला क्यों लिया था, आइए इसका पूरा सच भी समझ लेते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं 1967 से, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस ने चुनाव जीता। लेकिन 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे और इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहने लगे। दरअसल कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, जिन्हें यानी हम सिंडिकेट कहते हैं, सिंडिकेट गुट कहते हैं, उनके रहते इंदिरा गांधी ना तो सरकार पर और ना ही कांग्रेस पार्टी पर एक छत्र राज्य कर पा रही थी। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी हो या सरकार हो, उनका पूरा कंट्रोल हो। और इसी बीच 1969 में सिंडिकेट गुट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अलग पार्टी कांग्रेस आर के नाम से बना ली। उस समय इंदिरा गांधी अल्पमत में थी और ये भारत की पहली अल्पमत की सरकार थी। लेकिन डीएमके और वामपंथी पार्टियों के सहयोग से इंदिरा गांधी बहुमत साबित करने में कामयाब रहीं। लेकिन साथ ही साथ इंदिरा गांधी को यह डर था कि उनकी अल्पमत की सरकार कभी भी गिर सकती है और ये उनके राजनीतिक करियर के लिए ठीक नहीं होगा।
शायद यही वजह थी कि उन्होंने अचानक 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग करके नए चुनाव करवाने की घोषणा करने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति को कर दी और इस तरह तय समय से एक साल पहले ही मार्च 1971 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी इन चुनावों में जीत गईं। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर ये चुनाव तो जीत गईं, लेकिन इस देश के चुनावी चक्र में इन चुनावों ने बाधा उत्पन्न कर दी, रुकावट उत्पन्न कर दी। तो एक साथ चुनाव की पुरानी परंपरा टूटी तो कई रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव की परिकल्पना को फिर से साकार करने की बात भी उठाई गई। चुनाव आयोग ने 1983 की अपनी जो आरंभिक वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाने की वकालत की थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं किसने कब कौन सी रिपोर्ट दी थी। तो विधि आयोग ने भी समय समय पर इस मामले का अध्ययन किया और 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट, 2015 की 255वीं रिपोर्ट और 2018 की जो मसौदा रिपोर्ट थी उनमें एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था अपनाने की विधि आयोग ने सिफारिश की थी। तो ये तो बात हुई विधि आयोग की। वहीं 2002 में राष्ट्रीय संविधान कार्य प्रणाली समीक्षा आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की पुरानी प्रथा बहाल करने का सुझाव दिया था जो नेहरू और इंदिरा के युग में खत्म हो गई थी। वहीं 2015 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई। वहीं 2017 में नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में पहले की तरह एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया और पिछले एक दशक में इस विचार पर बहुत बहस होती रही है। बीजेपी तो शुरू से ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराने के पक्ष में रही है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पार्टी के दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी भी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक थे। उन्होंने भी इसके लिए आम राय बनाने की पहल की थी और 2010 में लालकृष्ण आडवाणी ने एक पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की थी। और वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन चुनावी सुधार का जिक्र किया गया था उसमें भी ये बात शामिल थी, वन नेशन वन इलेक्शन की। और उसके बाद के बीजेपी के संकल्प पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया। पीएम मोदी ने 2016 में जब इस व्यवस्था पर जोर दिया तो नीति आयोग ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की। मोदी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की, जिसने 191 दिनों की मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और 14 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई थी। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का पूरा सच। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। और आखिर में इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि अगर त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु सदन सरकार गिर जाती है, त्रिशंकु विधानसभा होने की वजह से, अल्पमत में होने की वजह से, तो इसका क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। और ज़्यादातर लोग
यही पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में फिर से एक बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जो अलग अलग चक्र है वो फिर से शुरू हो जाएगा। समिति ने इस समस्या का भी समाधान किया है। समिति की सिफारिश के मुताबिक त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में नए लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पहले की लोकसभा या विधानसभा के जो बाकी बचा अवधि का जो कार्यकाल है उसी के लिए नई सरकार चुनी जाएगी। यानी ऐसा समझिए कि अगर कोई सदन 2 साल के बाद ऐसी स्थिति का सामना करता है और चुनाव कराने पड़ते हैं तो ये जो चुनाव होगा बीच में मध्यावधि चुनाव वो बाकी बचे सिर्फ 3 साल के कार्यकाल के लिए होगा, ना कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो इसके बाद सदन को भंग माना जाएगा और इन चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा, जैसे इस फिलहाल आज भी कहा जाता है। और वहीं 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने के बाद होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाएगा। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन से बाहर निकलकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर हो रहा है विधानसभा का इलेक्शन। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है और प्रदेश में जमहूरियत का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के गठबंधन के साथी फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की बहाली का जोर शोर से वादा कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। और सबके बीच जम्मू कश्मीर चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान और एनसी कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर है। फिर क्या था, पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक हैं और एजेंडा भी एक है, लेकिन दोनों ये भूल जाते हैं कि केंद्र में इस वक्त मोदी सरकार है। इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद फिर से लौटेगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खोल दी है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में। किसी और सियासी मुद्दे को हम पड़ताल करेंगे उसकी, और तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।